कुषाण वंश के बारे में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुषाण वंश का जो है उदय कैसे हुआ। कुषाण वंश का उदय कैसे हुआ दोस्तों, एक थ्योरी आई थी, उद्गम थ्योरी। इससे ये पता चलता है कि शायद कुषाण जो है तुर्क के हों। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कुषाण वंश का जो सिक्का है और तुर्क का जो सिक्का है वो दोनों एक समान है। इन दोनों सिक्कों में समानता है। कुषाण वंश की जो उपाधियां हैं और तुर्क की जो उपाधियां हैं, जैसे पद और उपाधियां, जैसे राजा, पुरोहित, मंत्री, इन सब को जो पद और उपाधि है वो एक समान लगती है। इन दोनों में समानता है, इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद कुषाण जो तुर्क रहे हों। ठीक, इसके बाद एक थ्योरी आती है मंगोल उद्गम थ्योरी, जहाँ से बाबर आया था। ठीक, एक थ्योरी आती है मंगोल उद्गम थ्योरी, जो चीनी विवरण पर एकदम आधारित है। इसको हम जब देखते हैं तो इसमें एक स्टोरी मिलती है कि एक यूची कबीला होता है जो पश्चिम की तरफ बढ़ता है और ताहिया क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। कौन कबीला? एक यूची कबीला होता है जो पश्चिम की तरफ बढ़ता है और ताहिया क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। और ये ताहिया क्षेत्र पहले किसका था? तो वो शकु का क्षेत्र रहता है। ताहिया क्षेत्र पहले शकु का क्षेत्र रहता है। यूची कबीला इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। अब यहाँ से क्या होता है कि यूची कबीला 5 कबीलों में बढ़ जाता है, और जिसमें सबसे शक्तिशाली कबीला जो होता है वो कुषाण होता है। ताहिया क्षेत्र के बाद यहाँ से यूची कबीला 5 क्षेत्रों में बढ़ जाता है, 5 शाखाओं में बढ़ जाता है, और सबसे शक्तिशाली जो कबीला होता है वो कुषाण होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक, अब इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। यूची कबीला जो होता है ये खाना बदोश थे, आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेशों में रहते थे। खाना बदोश से तात्पर्य यह है कि ये अस्थायी निवास नहीं करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर हमला करके निवास करके वहाँ पर रहते थे, जीवन यापन करते थे। चारगाहों का यूज करते थे, मतलब उनके पशुओं के लिए चारगाह होता था। जब वहाँ सब खत्म हो जाता था तो वो अगले जगह जाकर फिर अपना निवास करते थे। कहने मतलब ये अस्थायी निवासी नहीं थे, और ये आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेशों में रहते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। यूची और हिंगनू में लड़ाई होती है। एक हिंगनू होता है, हिंगनी शासक होता है, वो यूचियों पर जो लड़ाई मतलब चढ़ाई कर देता है, और यूची जो है हार जाते हैं, हिंगनू जीत जाता है। दोस्तों हिंगनू जो होता है बहुत ही बर्बर किस्म का होता है, बहुत ही दरिंदा किस्म का होता है, निर्दयी होता है। ऐसा पता चलता है कि जो यूची का जो शासक होता है उसका जो सर होता है उसको कलम करके उसके खोपड़ी का प्याला बनाता है। ठीक, तो यहाँ तो यूची कबीला हार गई, लेकिन यूची जो है वो कम नहीं रहते हैं। यूची राजा की विधवा जो होती है, जो यूची राजा मारा जाता है उसकी जो विधवा रहती है, उसके नेतृत्व में यूचियों ने हिंगनू के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता। यूची जो होते हैं वो अपने शासक की विधवा के साथ, जो उसके शासक की विधवा होती है उसके नेतृत्व में वो हिंगनू के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देते हैं। अब इनकार कर दिए तो या तो जान गंवाएं या तो जगह छोड़ के भागे। तो वहाँ से क्या होता है, यूची जनजात आगे निकल जाते हैं और नए चारगाह के खोज में पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ठीक, जब यूची पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर बढ़ने के क्रम में एक नदी पड़ती है, इली नदी, जिसके तट पर उनसुन जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक, तो ये जब इली नदी तट पर पहुंचते हैं, उनसुन जनजाति से मुलाकात होती है, तो उनसुन जनजाति को पराजित कर देते हैं। उनसुन जनजाति से लड़ाई करते हैं, उसको पराजित करके उनके जगहों पर ये कब्जा कर लेते हैं। कौन लोग? यूची लोग। ताहिया क्षेत्र से निकले, पश्चिम तरफ बढ़ते बढ़ते इली नदी तट पहुँचे, उनसुन जनजाति को पराजित करके वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब वहाँ से कुछ जनजात जो होते हैं, कुछ यूची जनजात तिब्बत सीमा की ओर बढ़ जाते हैं, और कुछ जो होता है पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो जो जनजात जो होती है तिब्बत सीमा पर होती है वो लघु यूची, और कुछ जो पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं उसे महान यूची के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। यूची जो आगे बढ़े तो वो शकु पर भी आक्रमण किया, शकु को पराजित किया और शकु को भी हरा दिया और उनके चरगाह पर अधिकार कर लिया। ठीक, पश्चिम की तरफ बढ़ते समय में शकु का से मुलाकात होता है, शकु को पराजित करते हैं, उनके चरगाह पर
अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद शक जो है उत्तरी दर्रे के रास्ते भारत आ गए, क्योंकि उसके जगह पे ये ऊंची जनजात के लोग रहने लगे। अब सब कहाँ जाए, शक जो है उत्तरी दर्रे के रास्ते भारत आ गए। ठीक, तो जो उनसुन जनजात थी जो इली नदी के तट पे थी, जिसको यूची जनजात वहाँ से भगा कर कब्जा कर लिया था, उसका पुत्र होता है एक, वो उसका पुत्र जो है बदला लेने के लिए हिंगनू के पास चला जाता है। अब हिंगनू कौन है, जो यूचियों को हराया था, जो यूचियों के सरदार को मार दिया था, जिसके विधवा के नेतृत्व में यूची जो है आत्मसमर्पण करने से नेतृत्व कर दिए थे जिसके सामने, वो हिंगनू, उसके पास जो है उनसुन का पुत्र पहुंच जाता है मदद लेने के लिए, और वो मदद भी करता है और वो यूचियों को पराजित कर देता है फिर से। अब क्या होता है, यूची हारने के बाद अक्सस घाटी में बस जाते हैं। ईरान और अफ़गानिस्तान के मध्य में अक्सस घाटी है, वहाँ पर बस जाते हैं। और यहाँ बसने के बाद समय के साथ साथ अपनी अस्थायी जीवन भी शुरू कर देते हैं। जो खानाबदोश थे अब वो अस्थायी जीवन शुरू करने लगे वहाँ, और अपनी एक स्थिति को मजबूत करने के बाद धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, और उसके बाद बैक्टीरिया और पार्थिया पर भी कब्जा कर लेते हैं, और वहाँ से कुषाण वंश के नाम से जाने जाने लगते हैं। अब यहाँ से कुषाण वंश का उदय होता है। ठीक, कहाँ पर कब्जा किया, बैक्टीरिया और पार्थिया पर, यहाँ से कुषाण वंश के नाम से जाने जाने लगे। इस वंश का जो प्रथम राजा होता है, किस वंश का, कुषाण वंश का, यही यूची जो लोग हैं यही कुषाण वंश है। इस वंश का जो प्रथम राजा होता है वो कुचुल कटफिसेस प्रथम था। इसका राज्य ईरान, बैक्टीरिया, पार्थिया, सिंधु, झेलम तक फैली हुई थी। ठीक, कुषाण वंश का प्रथम राजा कुजुल खटविशेष प्रथम था। इसने अपना जो साम्राज्य था ईरान से होते हुए बैक्टीरिया, पार्थिया से होते हुए सिंधु, भारत के सिंधु नदी तक फैलाया था। उसके बाद इसका दूसरा शासक जो आता है कुषाण वंश का, कटफिसेस द्वितीय, इसने अपने राज्य का विस्तार सिंधु तक तो आया ही था पंजाब में, पंजाब से घाटी तक पहुंचाता है। पहला कुजुल कटफिसेस प्रथम है, दूसरा कटफिसेस द्वितीय। अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अब यहाँ ये देखने को मिलता है कि एक तरफ कटफिसेस द्वितीय जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, कटफिसेस द्वितीय जो था अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और दूसरी तरफ एक चीनी राजा था पांचाओ, अपने राज्य का विस्तार करते हुए रोमन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया था। एक तो कटफिसेस द्वितीय जो था अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, दूसरी तरफ से एक चीनी राजा था पांचाओ, अपने राज्य का विस्तार करते हुए कहाँ तक आ गया था, रोमन की सीमाओं तक पहुंच गया था। तो अब कटफिसेस डर जाता है उससे। क्यों डर जाता है कि उसकी जो सीमा होती है, उसकी जो सेनाएं होती हैं पांचाओं की बहुत विशाल होती हैं, और वो अपने राज्य का विस्तार करते करते चीन से रोमन तक आ गया। इस वजह से ये डर जाता है, और डर क्या होता है कि पांचाओं के राजकुमारी से शादी का संदेश भेजता है, अपने लिए शादी का संदेश भेजता है, किससे, पांचाओं के राजकुमारी से। लेकिन पांचाओ नहीं मानता है, पांचाओं मना कर देता है। और देखा जाता है कि इन दोनों के बीच एक छोटा सा युद्ध भी होता है, और कटफिसेस द्वितीय जो होता है हार भी जाता है, और हारने के वजह से इसको कई प्रांत देने पड़ते हैं, बहुत सारे मुद्राएं भी देनी पड़ती है। अब ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक सिक्का चलाने का श्रेय कटफिसेस द्वितीय को जाता है। सर्वाधिक सिक्का चलाने का श्रेय जो होता है कटफिसेस द्वितीय को जाता है। इसने ही सर्वाधिक सिक्का चलाया, और इसके सिक्कों पर तमाम उपाधियाँ भी मिलती हैं। इसके सिक्कों पर तमाम उपाधियाँ हैं जिसका नाम लिखा गया, जैसे महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, महान उद्धारक, और कहीं कहीं नंदी, बैल और शिवलिंग, त्रिशूल का भी चित्र मिलता है। इससे ये पता चलता है कि यह शायद शैव धर्म का अनुयायी रहा हो, मतलब शिव का उपासक रहा हो। दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क के बारे में। दोस्तों आइए पढ़ते हैं कनिष्क के बारे में। एक कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में होता है, और ये एक शक संवत चलाता है। दोस्तों इसकी लड़ाई जो है पांचाओं से फिर से होती है। इससे पहले किससे हुई थी, कटफिसेस से पांचाओं की लड़ाई हुई थी, जब पांचाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए चीन से रोम के सीमा तक पहुंच गया था। उस समय कटफिसेस से उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन कटफिसेस हार गया था। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है कि अब कनिष्क से उसकी फिर एक बार लड़ाई होती है, लेकिन पहले तो कनिष्क पराजित हो जाता है, फिर दूसरी बार चढ़ाई करता है और कनिष्क को विजय मिलता है। तो कनिष्क ने पांचाओं को हरा दिया। ठीक,
इसके समय में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत की समिति का आयोजन होता है, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में होता है, जहाँ पर 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। और उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने अध्यक्षता की और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। चौथे संगीत की आयोजन जो हुआ उसमें वसुमित्र अध्यक्ष बने रहे और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों महाविभास की रचना, महाविभास एक पुस्तक है जो बहुत महान पुस्तक है। इसकी रचना वसुमित्र ने किया। वसुमित्र कौन? जो अध्यक्ष रहे चौथे बौद्ध संगीत के आयोजन में। वसुमित्र ने महाविभास की रचना की। महाविभास की रचना क्यों की? जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं उन पर ये टीकाओं की रचना हुई, उसको समझने के लिए महाविभास की रचना हुई। ये बौद्ध दर्शन का सबसे महान पुस्तक है। महाविभास बौद्ध दर्शन का सबसे महान पुस्तक माना जाता है, इसलिए इसे धर्म महाकोश और विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके समय में एक इम्पॉर्टेंट काम क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, हीनयान महायान, क्योंकि इसका अलग वीडियो हमने बनाया है बौद्ध धर्म के बारे में, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हीनयान में क्या होता है? बुद्ध की पूजा जो है चिन्हों के द्वारा की जाती है। सत्कर्मों पर बल दिया जाता है और यहाँ पे भाषा जो होती है पाली होती है। अब महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गया। बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा की जाती है मूर्ति बनाकर। यहाँ पर भाषा जो होती है संस्कृत हो जाती है। तो ये मुख्य बातें हैं, बाकी तो हम लोग बुद्ध वाले वीडियो में देख लेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसके काल में क्या हुआ कि दो शैलियाँ जो है विकास हुई। दो शैलियों का विकास हुआ। वो शैली कौन सी थी? एक थी गंधार की शैली और दूसरा मथुरा शैली। गंधार की शैली को इंडो ग्रीक शैली और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। तो अगर आ जाए इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसे गंधार की शैली भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्ति बनाई गई है जो काले स्लेटी पत्थर के बने हुए हैं। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति गंधार शैली में काले स्लेटी पत्थर के बने हुए हैं, और मथुरा शैली में क्या है कि लाल बलुआ पत्थर का मूर्ति बना हुआ है। और इसकी मुख्य बात ये है कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है मथुरा शैली में ही बनाई गई। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाई गई? तो मथुरा शैली में बनाई गई। अब आगे देखते हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर को बनाई, जिसे पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो अपनी राजधानी पेशावर को बनाई। इसने पेशावर में 400 फीट की एक ऊंची टावर, जिसे स्तूप कहते हैं, 400 फीट की एक ऊंची टावर बनाई, जिसके ऊपर एक लोहे का कलश रखा था। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस स्तूप में बुद्ध की अस्थि रखी गई। बुद्ध की अस्थि कहाँ पर रखी गई? पेशावर में, जो ये 400 फीट की ऊंची टावर का एक स्तूप बना है। तो उस स्तूप में बुद्ध की अस्थि रखी गई है। अब आगे देखते हैं। कनिष्क ने दोस्तों कुछ नगरों का निर्माण किया। उसने कुछ नगर बनाए जो मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे एक कनिष्कपुर जो कनिष्क के नाम पर है, ये कश्मीर में है। दूसरा है सिरकत तक्षशिला में। तो इसने दो नगर स्थापित किए, एक कनिष्कपुर जो कश्मीर में है, दूसरा सिरकत जो तक्षशिला में है। अच्छा, इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं खुदाई के दौरान, उसको देख लेते हैं। एक महास्थान का नाम है महास्थान, जो बोगरा में, वहाँ पर खुदाई की गई तो सोने की कुछ मुद्रा मिले, और मुद्रे पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति मिलती है, जिसमें कनिष्क खड़ा हुआ है उस मुद्रे पर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अलग। अब दूसरा देखते हैं, जो मथुरा में एक खुदाई हुई, वहाँ भी कनिष्क की एक मूर्ति मिली है, जिसमें ये देखा गया है कि कनिष्क चोंगा और घुटने तक चोंगा और पैरों में भारी जूता पहना है। लेकिन इस मूर्ति की खासियत ये है कि इसका सर नहीं है। तो अब ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ये कनिष्क की मूर्ति है? कंफर्म इस तर्ज पे होता है कि जो सोने की मुद्रा मिली है बोगरा में, उसमें जो कपड़ा पहना है, चोंगा और जूता, वो भी कपड़ा इसी में पहना है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कनिष्क की ही मूर्ति रही होगी। दोस्तों इसने सिल्क मार्ग पर अधिकार किया। अशोक महान शासक था, वो भारत के पूरे भारत पर अधिकार किया था, लेकिन ये सिल्क मार्ग पर अधिकार किया। भारत के बाहर विदेशों में भी अधिकार किया, सागरों पर भी अधिकार किया। किसने? कनिष्क ने। ठीक, तो इस कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर अधिकार किया, जो चीन से रोम तक फैला हुआ था। उस मार्ग पे इसने अधिकार किया। कनिष्क ने कैस्पियन सागर
कैस्पियन मार्ग अधिकार किया, मर्व से फरात नदी, रूम सागर पर भी अधिकार कर लिया और भारत से लाल सागर पर भी अधिकार किया। इसने सब जगहों पर अधिकार कर लिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। कुशाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुशाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्राम के थे। ये सर्वाधिक शुद्ध सोना है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सातवाहन ने चलाया था। लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का सातवाहनों ने चलाया था। और बात करते हैं जब शुद्ध सोने के सिक्के, तो वो कुशाणों ने चलाया था। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे दार्शनिक थे। कनिष्क दार्शनिक और विद्वानों का बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। दोस्तों देखते हैं कि कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता था। ये विद्वान और कलाकारों को आश्रय देता था, अपने यहाँ रखता था। इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ पे एक विद्वान थे अश्वघोष, उनको उठा लाया। अश्वघोष पहले कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में। तो वहाँ पर आक्रमण करता है और वहाँ से अश्वघोष को उठा लाता है। यही अश्वघोष आगे चलकर बुद्ध चरित्र की रचना करते हैं और सूत्रालंकार की भी रचना करते हैं। बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध के जीवन की कथा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध के चरित्र में बुद्ध के जीवन की कथा का संकलन है जो संस्कृत पद में है। बौद्ध धर्म में इसको महाकाव्य कहा गया। महाकाव्य किसको कहा गया? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म में महाकाव्य कहा गया। आगे देखते हैं अगला जो दार्शनिक था नागार्जुन। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे, तो इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। यह केवल दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक भी थे। नागार्जुन जो थे ये केवल दार्शनिक ही नहीं, ये वैज्ञानिक भी थे। सबसे पहले इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसने माध्यमिक सूत्र की रचना की और सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। इसलिए इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला जो वो वैद्य था चरक। ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस वैद्य थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद ग्रंथ से संबंधित है। चरक ने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद ग्रंथ से संबंधित है। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान और दार्शनिक था और वैद्य था। तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष हो गया, नागार्जुन हो गया, चरक हो गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति था। वो व्यक्ति कौन था? मंथर। ये बहुत ही बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था और कनिष्क का ये मंत्री रहता था। कनिष्क का ये मंत्री था जो बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था, जिसका नाम है मंथर। इसको भी याद करेंगे। दोस्तों एक बात और देखते हैं। कनिष्क एक महान विजयी ही नहीं अपितु महान प्रशासक भी था। इसके राज्य में एक भी विद्रोह नहीं हुआ। ये अपना शासन इतनी अच्छी तरह से चला रहा था कि इसके राज्य में एक भी विद्रोह, कहीं भी विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को जापान, चीन, तिब्बत तक फैलाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ तक फैलाया था? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मतलब करीबी में। लेकिन इसने क्या किया? जापान, चीन और तिब्बत तक बौद्ध धर्म को फैला दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों। कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है हुविस्क। ये कनिष्क का उत्तराधिकारी होता है। इसकी लड़ाई जो है शकु का राजा रुद्रदामन से हो जाती है और ये पराजित हो जाता है। शकु की लड़ाई किससे होती है? हुविस्क से हो जाती है। शकु का राजा रुद्रदामन रहता है, इसकी लड़ाई हुविस्क से होती है और ये पराजित हो जाता है। अब पराजित होने के बाद ये मुख्य काम क्या किया कि अपनी राजधानी जो थी पेशावर में, उसे मथुरा ले गया। हारने के बाद ये अपनी राजधानी पेशावर से मथुरा लेकर चला जाता है। इसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु के चित्र मिलते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से बौद्ध था, लेकिन इसके सिक्कों पर शिव के चित्र मिले, स्कंद के, विष्णु के चित्र मिले। ये सभी धर्मों को समान बढ़ावा देता था, सभी धर्मों को उत्कर्ष चाहता था। इसलिए सभी सिक्कों पर इनके अलग अलग देवताओं के चित्र मिलते हैं। अब दोस्तों लास्ट वाला शासक जो है वासुदेव। कुशाण वंश का सबसे अंतिम शासक रहता है वासुदेव। इसके मुद्रा पर नदी, शिव, त्रिशूल के चित्र मिलते हैं। इसके मुद्रा पर नदी के चित्र मिले, शिव के मिले, त्रिशूल के चित्र मिले।
यह बौद्ध धर्म का होता है, लेकिन आगे चल कर ये शैव धर्म को अपना लेता है। पहले तो ये बौद्ध धर्म का था, लेकिन आगे चल के क्या करता है, शिव धर्म को या शैव धर्म को अपना लेता है। अच्छा, कुषाणों को देवपुत्र भी कहा जाता था। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि देवपुत्र किसके कहा जाता था, तो कुषाणों को देवपुत्र भी कहा जाता था। कुषाणों में मृत शासकों की मृत्युओं को मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था। जब कोई राजा मर जाता था कुषाण वंश में, तो उसके राजा की मूर्ति बनाकर मंदिरों में रखा जाता था। नियमित रूप से सिक्का चलाने का श्रेय कुषाण वंश को जाता है। तो नियमित रूप से सिक्का चलाने का श्रेय किसे जाता है, कुषाण वंश को जाता है। कुषाणों ने नियमित रूप से सिक्के चलाए थे और भारत में द्वैत शासन की प्रथा इन्हीं के समय से शुरू हो गई थी। हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के समय में द्वैत शासन थी, लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत में द्वैत शासन की प्रथा जो है इन्हीं के समय से देखने को